हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चों, अगर 3 मार्च को आप भी पेपर देने वाले हो सामाजिक विज्ञान का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को एक वायरल पेपर बताने वाला हूँ, इसका पूरा सोल्यूशन कराने वाला हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि 100 में आप 95 नंबर मेरा सामाजिक विज्ञान में आया, तो 100% ये वीडियो से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, आप लोगों के पास 3 घंटे 15 मिनट के टाइम मिलेंगे, ठीक है, पेपर को सॉल्व करने के लिए। और 15 मिनट तो आप लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने में ही लग जाएगा, इस पेपर को पढ़ने में ही लगेगा। ठीक है, और 3 घंटे के लिए आप लोगों को सॉल्व करने के लिए पेपर का टाइम ड्यूरेशन होता है। ठीक है, देखिए आज वीडियो में क्या आएगा, कैसे तैयार करना है, पूरे के पूरे इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे एग्जाम में लिखना है। ठीक है, इस पूरे पेपर का सोल्यूशन बताने वाला हूँ आप लोगों को, तो वीडियो अंत तक जरूर आप लोग देखना। ठीक है, थोड़ा भी स्किप मत करना, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि समाज विज्ञान बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है सबको, लेकिन आज वीडियो से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस पेपर को तैयार कर लोगे तो ऐसा ही 3 मार्च को पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा और पूरे के पूरे स्कोर आप लोग कर डालोगे। तो चलो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। देखो मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि मालूम है आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का आप लोगों के पास समय रहेगा, और यहाँ पे पूर्णांक आप लोगों का 70 नंबर का। ठीक है, 70 नंबर का पूर्णांक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य करना है। ठीक है, और 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, मतलब 15 मिनट में आप पेपर को पढ़ सकते हो। और ये जो प्रश्न पत्र है 2 खंड में आएगा, एक खंड अ एक खंड ब। देखो, खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, एक एक नंबर के, जिसे आपको OMR शीट पे करना होगा। आपको मिलेगा OMR शीट, ठीक है, उसी पे करना होगा। फिर कह रहा है कि OMR शीट पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। मतलब एक बार आपने जिसको रंग दिया, 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को रंग दिया, तो उसे काटना नहीं है। ये नहीं कि आपने पहले ए को किया है, बाद में आपको मालूम चला कि नहीं यार, आंसर तो बी होना चाहिए, तो इसको काट कर इसको सही कर दे, 1 नंबर नहीं मिलेगा आप लोगों को, सब कट जाएगा। ठीक है, तो एक बार आपने जिसको रंग दिया तो रंग दिया। इसके बाद खंड ब की बात करें तो 50 अंकों का प्रश्न आएगा वर्णात्मक, जिसे आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, और यहाँ पे मानचित्र भी आएगा। ठीक है, 2 प्रश्न आएंगे मानचित्र के, 5-5 नंबर के, 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे मानचित्र से। फिर कह रहा है कि प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ये तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर आप लोगों के लिए है। देखो, खंड अ 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें से पहला प्रश्न यहाँ पे यह है कि निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। मतलब चारों ऑप्शनों से बताना है कि 1815 की वियना संधि से संबंधित कौन है। विस्मार्क है, कि नेपोलियन है, कि ड्यूक मेटरनिक है, कि जोसेफ मेसनी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा नेपोलियन। ठीक है, याद रख लेना, नेपोलियन होगा। चलो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। ऑप्शन अ, सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। ब, सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। और स है आपका कि संप्रदायों का समान प्रतिनिधित्व दिया गया। कि द, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा स आंसर, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है, तो संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और सभी क्वेश्चन आप कर डालोगे। तो दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। देखो, तीसरा प्रश्न ये है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई। बाढ़ के कारण, कि आपके सूखे के कारण, कि महामंदी के कारण, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो तीसरा का हो जाएगा आपका महामंदी के कारण, तीसरा का स जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 यह है कि ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था। अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित था, तो अमेरिका में स्थित था। कहाँ पे, अमेरिका में। चलो पांचवा देख लो। पांचवा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। कठोर संविधान, की शक्तियों का केंद्रीकरण, की संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, की सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका हो जाएगा आपका कठोर संविधान। क्या हो जाएगा, कठोर संविधान। पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा अ।
ठीक है, देखो सिक्स सिक्स प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। बताना है चार ऑप्शन में से कि सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। धर्म, भाषा की अ और ब दोनों की उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का स, क्योंकि सामाजिक विभाजन का जो कारण होता है धर्म भी है और आपका भाषा भी है, इसलिए स जो है राइट आंसर हो जाएगा, मतलब अ और ब दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सातवां प्रश्न देखो। सातवां प्रश्न क्या है। सातवां प्रश्न यह है कि यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, कि स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता, कि बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। ठीक है, तो इस तैयार कर लेना। सातवां हो गया। आठवां देखो, आठवां प्रश्न, एक भी प्रश्न बचना नहीं चाहिए, सारे प्रश्न आपको एकदम याद होने चाहिए अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो। देखो आठवां, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। ये तो सिंपल, जर्मनी, फ्रांस, की इटली, की ब्रिटेन। ठीक है, सबको मालूम है कि फ्रांस है, तब ब जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9, कि ड्यूक मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना। ठीक है, रूसो को, कि विक्टर इनेमुअल को, कि काल्विन को, कि जोसेफी मेसनी को। ठीक है, ड्यूक मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना, तो जोसेफी मेसनी को माना। ठीक है, तो द जो है राइट आंसर हो जाएगा 9 का। आगे अगर हम बात करें तो अगला है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, कि व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, कि अ और ब दोनों के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आपका स राइट आंसर, क्योंकि नागरिकों में समानता को भी बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है, इसलिए अ और ब दोनों होगा। ठीक है, 11वां प्रश्न देखो क्या है, कि मृदा किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है। मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरण योग्य संसाधन, की अनवीकरण योग्य संसाधन, की जैव संसाधन, की संभावित संसाधन। ठीक है, तो प्रश्न 11 का हो जाएगा आपका जो राइट आंसर, क्योंकि नवीकरण योग्य संसाधन होता है। तो मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, तो नवीकरण योग्य संसाधन है। चलो 12वां प्रश्न देखो। 12वां प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है। गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, की अति पशु चारण। तो इसका हो जाएगा आपका अधिक सिंचाई। ठीक है, अधिक सिंचाई। चलो 13वां देखो। 13वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नवत है। केरल की, बिहार की, पंजाब की हरियाणा की। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए केरल की। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। रोजगार की परिस्थितियां, कि आर्थिक क्रिया की प्रवृत्ति और प्रकृति, कि उद्यम का स्वामित्व, कि किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। ठीक है, तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो ऑप्शन सी होगा इस राइट आंसर, कि उद्यम का स्वामित्व। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 15 है कि भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। भूमि का अनुपजाऊ होना, कि भूमि का दली होना, कि भूमि का उपजाऊ होना, कि भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो देखो भूक्षरण का मतलब होता है कि भूमि का क्षरण होना, मतलब भूमि का कटाव, भूमि का बहना, लेकिन इस प्रकार का कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। तो भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, तो जहाँ पे भूक्षरण होता है, जहाँ से मिट्टी कट के चली जाती है, तो वहां पे कोई भी फसल उपजाऊ नहीं होती है, क्या होती है, अनुपजाऊ। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि भूमि का अनुपजाऊ होना। ठीक है, चलो फिर 16वां है कि गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, की चंबल घाटी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चंबल घाटी। गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, तो चंबल घाटी। ठीक है, 17वां प्रश्न है देखो।
17वां प्रश्न है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य, कि वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, अधिक मजदूरी, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आप लोगों का अधिक मजदूरी। ठीक है, तो स जो है राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखो। 18वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? अ, सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है, कि सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, कि विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, कि अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो इसका हो जाएगा आप लोगों का स, कि विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों का बढ़ावा देते हैं। ठीक है, चलो 19वां प्रश्न देखो। 19वां प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? यहाँ पे बोला है कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कोयला, भूतापीय ऊर्जा, एवं व दोनों के उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो नहीं है आपका भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय जो है वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। देखो 20वां लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? और जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई थी, कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेश व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण, कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, कि उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो ये तो अभी खंड हम लोग किए हैं, जो कि 20 ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो गया आप लोगों का। ठीक है, तो इस बार 20 में 20 हम लोगों को समाज विज्ञान में ऑब्जेक्टिव में चाहिए। अब इसके बाद खंड ब देखते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा आपका खंड ब, और खंड ब आपका लिखित होगा 50 अंक के, लिखना होगा आप लोगों को। देखिए पहला प्रश्न पूछा है 4 नंबर के लिए, कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारण की समीक्षा कीजिए। देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महामंदी वाला। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोगों को तैयार होना चाहिए। मैं इंपॉर्टेंट में करा भी दिया हूं, जाके देख सकते हैं। हालांकि मैं इसको करा भी दूंगा, पूरा का पूरा प्रश्न करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अथवा करके दिया, अगर ये नहीं प्रश्न कर पा रहे हो तो ये प्रश्न कर लीजिए कि 1928-1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न अगर हम देखें दूसरा, तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचनाएं कीजिए। अगर ये प्रश्न नहीं कर पाते तो ये कर लो कि जाति में राजनीति और राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। इन दोनों से इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ये न तैयार हो चले, लेकिन ये वाला तैयार होना ही आपको चाहिए, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो तीसरा प्रश्न की अगर हम बात करें, तो आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर के लिए अगर ये नहीं आ रहा तो ये कर लीजिए कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, और तर्क सहित उत्तर दीजिए। इन दोनों में अगर इम्पोर्टेंट की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट ये नीचे वाला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सोल्यूशन में करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। और देखो चौथा प्रश्न ये पूछा हमसे, कि मैं बताता जा रहा हूँ ना कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है, विवेचना कीजिए। अगर ये नहीं आ रहा तो ये कर दो कि अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों का संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो इसकी अगर हम बात करें तो नीचे वाला जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अगर प्रश्न अगर पूछा जाता है तो ये वाला। ठीक है, चलिए ये प्रश्न नंबर 4 था। अब देखो अब आएगा 6 नंबर वाले प्रश्न, क्योंकि 6 नंबर वाले प्रश्न को 150 शब्दों में आपको लिखना है, कम से कम 150 शब्दों में। और पांचवा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, ऐसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। अगर ये नहीं आ रहा तो ये कर लेना कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है। अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको तैयार होने चाहिए। हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इन्हें मैं बता दिया हूँ इन क्वेश्चनों को, लेकिन अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये भी 6 नंबर के लिए है कि लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है,
इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। अगर ये नहीं आ रहा है तब जाके आप ये कर सकते हो कि वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदारी एवं वैध सरकार का गठन करता है। इन दोनों में से इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 नंबर के लिए पूछा जाएगा इस बार। इसके बाद 7वां प्रश्न देखो कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। अगर ये नहीं आ रहा है तब जाके आप करोगे कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों को उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगर दोनों में से इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों की अगर हम बात करें, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों तैयार होने चाहिए और एग्जाम में 6-6 नंबर के लिए आ रहे हैं प्रश्न। और 8वां अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 8वां तो है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। क्या आप इस कथन कथन से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए। अगर ये नहीं आ रहा तब जाके आप करेंगे कि मानव विकास सूचकांक क्या है और मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। अगर दोनों की में से बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नीचे वाला है। ठीक है, और आपके एग्जाम में कितने नंबर के लिए आएंगे? 6 नंबर के आएंगे। चलिए, अब आता है यहाँ से आप लोगों का प्रश्न नंबर 9 का क। ठीक है, अब देखो मानचित्र संबंधित कार्य, और मानचित्र देखो यहाँ पे 5 नंबर के लिए, पहले 5 नंबर पीछे भी दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो आपको नाम भी बताना है, उसको लोकेशन पे भी आपको दर्शाना है। ठीक है, नाम बताएंगे तो आधा नंबर मिलेगा, लोकेशन सही दर्शाएंगे मानचित्र पे इस तरह नक्शे में तो आधा नंबर उसमें मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। फिर वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। ठीक है, ये भी आप लोगों के 1 नंबर के लिए रहेंगे। ये सभी मानचित्र में आप लोगों को करा दूंगा। ऑलरेडी हमारे पे कम से कम चैनल पे 5-6 वीडियो मानचित्र संबंधित बनी हुई है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न बता दिए गए हैं, फिर भी बना दूंगा मैं आप लोगों के लिए। फिर एक वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन किया गया। फिर एक वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह किया। इसके बाद है कि वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ये भी 1-1 नंबर के लिए। तो टोटल यहाँ से कितने नंबर तैयार हो गए आपके? 3, 2, 5, 5 नंबर ये तैयार हो गए। और ये नीचे कुछ लोग इसको करने वाले हैं, नहीं, यहाँ पे लिखा है कि केवल दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए है। ठीक है, तो ये आप लोगों को नहीं करना है, ऊपर वाला करना है। फिर देखो 5 नंबर का इधर है मानचित्र कार्य, 9 का ख, वो 9 का क था, ये 9 का ख है। ये भी आपका 5 नंबर का क्या है कि दिए गए भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है। पहला है कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। दूसरा है कि नर्मदा नदी पर बना बांध जो है इस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। और महानदी को इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। फिर झारखंड का एक कोयला क्षेत्र आपको जो बताना है वो इस चिन्ह द्वारा आप लोगों को मानचित्र में दर्शाना है। फिर भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन इस चिन्ह के द्वारा आप लोगों को नाम सहित बताना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ से 5 नंबर आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया। 1-1 नंबर का है और 5 प्रश्न रहेगा, 5 नंबर क्लियर। और ये तो आप लोगों को केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थी मिलती है, ये नहीं है। तो टोटल देखिए आज वीडियो में मैंने 70 में 70 नंबर आप लोगों को बिल्कुल पक्का करा दिया है। इन सारे प्रश्नों को अगर आप तैयार कर दे तो 100% बहुत अच्छे अंक मिलने वाले हैं आप लोगों को। और ये जो प्रश्न आप लोगों को पीछे के जो 50 नंबर वाले प्रश्न थे, वो सारे प्रश्नों को मैं सोल्यूशन आप लोगों को जल्दी देने वाला हूँ। ठीक है, तो उसको वहां से सारे प्रश्नों को याद कर लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो अभी जस्ट लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।